नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर। स्वागत है आपका मनी 9 पर। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका आज के इस लोडेड मनी सेंट्रल में, कहूंगा, क्योंकि 10 खबरें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट खबर कौन सी है जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे? शुभम, मनी सेंट्रल में आपका भी स्वागत है और सारे दर्शकों का स्वागत है। शुभम ने आपसे कहा है कि जैसे कि ये लोडेड मनी सेंट्रल है, हमारे पास आज कई सारी खबरें और इतनी बहुआयामी अलग अलग से आई हुई खबरें हैं कि हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि रिलायंस के एजीएम से क्या नहीं निकला। रिलायंस के एजीएम से जो निकला वो आपको पता है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि रिलायंस के एजीएम में क्या रह गया जिसका बाजार को इंतज़ार था। लेकिन इसके साथ बैंकों के कामकाज को बदलने के लिए सरकार क्या कुछ करने जा रही है, इसके बारे में भी हम जानकारी करेंगे। और आज के मनी सेंट्रल में कुछ खबरें पाकिस्तान और श्रीलंका से भी हैं। पाकिस्तान, श्रीलंका के साथ साथ और कौन से मुद्दे, कौन से खबरें आज मनी सेंट्रल का हिस्सा, ये जानने के लिए आप देखिए ऑन द शो। आज शुरुआत होगी, बैंकों के लिए सरकार बदलेगी नियम। छोटे उद्योगों को दिए बड़े कर्ज डूबने की कगार पर। दिहाड़ी मजदूर क्यों कर रहे हैं आत्महत्या? क्यों नहीं हुई जियो के आईपीओ की घोषणा? क्यों उबलने लगा कच्चा तेल? और क्या बिक पाएगी श्रीलंकन एयरलाइंस? क्योंकि श्रीलंका की सरकार अब अपनी एयरलाइंस को बेचने की तैयारी कर रही है, इसके निजीकरण की तैयारी कर रही है, जिससे कि कुछ संसाधन जुटाए जा सकें आर्थिक संकट में फंसे श्रीलंका को उबारने के लिए। पहली खबर आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह एक शो के बारे में आपको बताता हूं। आज जिस शो के बारे में आपको बता रहा हूं वो है 80-90 पूरे 100 का। 80-90 पूरे 100 के इस शो में संदीप ने बताया है पावर सेक्टर्स में कितना करंट बाकी है। आपको एक फैक्ट बताता हूं। क्या आपको पता है कि बीते एक साल में पावर इंडेक्स ने आपको 80% से ज़्यादा रिटर्न दिया है? जी हाँ, 80% से ज़्यादा रिटर्न बीते एक साल में दिया। आपके घर में बत्ती आई, नहीं आई, बिजली कंपनियां अपने ड्यूज के लिए लड़ रही थी, कोयले का संकट था, ये सब कुछ था, लेकिन इसके बीच पावर कंपनियों ने आपको 80% का रिटर्न दिया। लेकिन बाजार तो आगे की बात करता है, भविष्य की बात करता है, संभावनाओं की बात करता है। आगे संभावनाएं कैसी हैं? पावर कंपनियों में कितना करंट बाकी है, आगे कितने रिटर्न मिल सकते हैं, कौन सी कंपनियां चुने तो रिटर्न मिलेंगे, ये सब कुछ आपको 80-90 पूरे 100 के इस एपिसोड में मिलेगा। आप तत्काल मनी 9 का ऐप डाउनलोड कीजिए और देखिए पावर सेक्टर में कितना करंट बाकी। अब शुरू करते हैं आज का मनी सेंट्रल। पहली खबर, बैंकों के कारोबार को ज्यादा पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए सरकार नियमों में बदलाव कर सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो सरकारी बैंकों की टारगेट सेटिंग प्रक्रिया में बदलाव हो सकता है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि नई प्रक्रिया लागू होने के बाद बैंकों की परफॉर्मेंस परखने का तरीका बदल जाएगा। सर, क्या बदलाव हो सकते हैं और सरकार क्या तैयारी कर रही है? बैंकों के कामकाज में बदलाव के लिए ये जो प्रस्ताव है इस पर काफ़ी चर्चा है। और शुभम, हम लोग अक्सर जब बैंकों पर चर्चा करते हैं और लोग हमसे बात करते हैं तो वो जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार आखिर अपने बैंकों के कामकाज को परखती कैसे जानती है कि वो बैंक सही कामकाज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हमने बैंकों में बीमारी भी देखी, बैंकों का विलय भी देखा और उनके एनपीए भी देखे। ऐसी चर्चा है, सरकार के भीतर सूत्रों का ने बताया है कि सरकार बैंकों के कामकाज को परखने का जो पूरा फ्रेमवर्क है नियमों का, उसे बदलने जा रही है। उसके तहत अब बैंकों को एक SOI देना पड़ता है, स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट, जिसके तहत बैंक सरकार को, क्योंकि सरकार सबसे बड़ी हिस्सेदार है, उसे ये बताते हैं कि वो किन किन पैरामीटर्स के तहत अपने आप को बेहतर करेंगे। एक किस्म का बैंकों का अप्रेजल है जो सरकार उनकी मालिक या उनकी सबसे बड़ी हिस्सेदार होने के नाते करती है। नई व्यवस्था में बैंकों को के लिए जो नए लक्ष्य दिए जाएंगे उनमें उनको NPA घटाने के लक्ष्य होंगे। क्रेडिट ग्रोथ के पुराने लक्ष्यों के अलावा वो कंपनियां या बैंकिंग कंपनियां अपनी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को कैसे घटाएंगी, अपने फिनेंशियल इंक्लूजन को कैसे बेहतर करेंगी, और इसके अलावा जो कस्टमर सेंट्रिक इनिशिएटिव्स हैं, यानी जो उपभोक्ताओं के लिए, ग्राहकों के लिए सेवाओं को सुविधाजनक बनाने की प्रक्रिया है, इसे कैसे तय करेंगी। इसके बिल्कुल नए नियम रखे जाएंगे और यह नए नियम 2005 के बाद आ रहे हैं। शुरू 2005 में इस तरीके का एक स्ट्रक्चर तय किया गया था जिसमें बैंकों के लिए सालाना लक्ष्य तय किए जाते थे, जिन लक्ष्यों का वित्त मंत्रालय जिनकी मॉनिटरिंग करता था, RBI मॉनिटरिंग करता था। सरकार बैंकों की मालिक है तो सरकार के अधिकारी बैंकों के निदेशक मंडल में भी होते थे। और जब वो पुराने वाले जो नियम थे उनमें कॉस्ट टू इनकम रेशियो, नेट प्रॉफिट पर एम्प्लॉइज, क्रेडिट ग्रोथ,
इस तरीके के कई पुराने पैमाने थे, उन्हें अब बदल कर सरकार विशुद्ध रूप से बैंकों की हेल्थ और सेहत से जुड़े हुए नए पैमाने शामिल करने जा रही है। जब ये फ्रेमवर्क आएगा उसके बाद शायद हमें बैंकों के कामकाज के बारे में और बेहतर ढंग से पता चल पाएगा, क्योंकि इस फ्रेमवर्क के तहत बैंकों को हर साल सरकार को अपने कामकाज की एक रिपोर्ट देनी होती है। देश के एमएसएमई सेक्टर को दिए कर्ज का बहुत बड़ा हिस्सा एनपीए होने की आशंका जताई जा रही है। एनपीए यानी कि ऐसे कर्ज जिनकी किश्त 3 महीने से ज़्यादा टूट गई, यानी कि ऐसे कर्ज जिनकी 90 दिन से ज़्यादा की अदायगी बैंकों को नहीं मिली। उद्योग संगठन फिक्की और इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के ज्वाइंट सर्वे में पता चला कि अगले 6 महीने के दौरान एमएसएमई कंपनियों को दिया गया कर्ज एनपीए में बदलना शुरू हो सकता है। सर्वे में शामिल 65% लोगों ने यह माना कि एनपीए बढ़ने की आशंका है। सर, एमएसएमई क्षेत्र की ये बीमारी क्यों दिख रही है? कोविड का असर है या मंदी का असर है? क्या असर है ये? इसका डर था। हालांकि अगर हम रिजर्व बैंक की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट देखें जो हाल में आई थी, शुभम, उसने बताया था कि एमएसएमई सेक्टर में जो बैंकों की जो एनपीए हैं वो 11% से घटकर 2021 सितंबर 2021 से मार्च 2022 में 9.3% पर आ गए थे। यानी अगर परसेंटेज के तौर पर देखें टोटल बैंकों के लोन में एमएसएमई के सेक्टर के हिस्से में गिरावट। लेकिन एक चीज़ रिजर्व बैंक ने अपनी इस रिपोर्ट में कही थी कि बैंकों के पास जो एमएसएमईज के फंसे हुए कर्ज हैं उनकी क्वालिटी बहुत ख़राब है, यानी जो फंसे हुए हैं वो बुरी तरह फंसे हैं और उनकी रिकवरी होने की गुंजाइश नहीं है। यहाँ 2 बड़े कारण दिखते हैं जिसके कारण हमें बैंक छोटे उद्योगों की तरफ से फंसे हुए कर्जों में बढ़ोतरी दिखेगी। एक तो कोविड का जो हैंगओवर था वो लंबा है। कई सारे एमएसएमईज ने कोविड में अपने लोन रिस्ट्रक्चर कराए थे, अपने भुगतान आगे बढ़वाए थे जिन्हें बैंकों ने दिए थे। अब चूंकि अर्थव्यवस्था में उस तरीके की रिकवरी नहीं दिखाई पड़ रही है, उस तरीके की सेल नहीं दिखाई दे रही है और उस तरीके से अर्थव्यवस्था में बाउंस बैक नहीं आया है, इसलिए छोटे उद्योगों को अपने कर्ज चुकाने में दिक्कत हो रही है और आने वाले समय में और ज़्यादा दिक्कत होगी। दूसरी जो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ दिखाई दे रही है कि ब्याज दरें बढ़ने के कारण भी आने वाले समय में अब छोटे उद्योगों के लिए सस्ते कर्ज की सुविधा ले पाना मुश्किल होगा। केवल वही उद्योगों के बारे में हम उन्हीं कंपनियों के बारे में थोड़ी बहुत बेहतर परिस्थिति दिखाई दे रही है जिन्होंने सरकार की क्रेडिट गारंटी स्कीम या इन स्कीमों का थोड़ा बहुत जिन्हें फ़ायदा मिल सका है। एक बार अचानक एनपीए को लेकर, बैंकों के एनपीए को लेकर परिदृश्य बदलने लगा है। हमने हाल के 6 महीनों में एक बैंकों के एनपीए में गिरावट की उत्साहवर्धक खबरें सुनी थी, लेकिन एमएसएमई सेक्टर में अगर एनपीए का फंसे हुए कर्ज का दबाव बढ़ता हुआ दिखता है तो ये फिर रोजगारों के लिए और आने वाले निवेश के लिए अच्छा संकेत नहीं है। बिल्कुल, थोड़ा असर कोविड का है, थोड़ा असर इकोनॉमी में जो रिकवरी उम्मीद थी वैसी नहीं आई उसका है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने एक प्रस्ताव दिया है जिसे मान लिया गया तो पहले के मुकाबले ज़्यादा संख्या में लोगों को ईपीएफओ के दायरे में शामिल किया जा सकेगा। नियम के तहत 20 या इससे ज़्यादा कर्मचारी वाली कंपनी को अपने हर उस कर्मचारी को ईपीएफओ के दायरे में शामिल करना होता है जिसका मासिक वेतन 15,000 रुपये या इससे ऊपर हो। लेकिन ईपीएफओ ने इस नियम को हटाने का प्रस्ताव दिया, यानी कंपनी में कर्मचारी अगर 20 से कम हुए तब भी वे ईपीएफओ के दायरे में आ सकेंगे। सर, क्या सरकार को इसे मान लेना चाहिए? सरकार मानेगी कि नहीं ये देखने की बात होगी। इसमें 2 महत्वपूर्ण कारण है। पहला कारण तो ये कि जो ईपीएफओ की बचत है या जो ईपीएफओ में हमारा आपका और कर्मचारियों का पैसा लगता है उससे जहां निवेश किया जाता है, जहां जमा किया जाता है, वो सरकार की जमा स्कीम है और सरकार इस पर ब्याज देती है। तो अगर ईपीएफओ की इस लिमिट का मतलब ये है, हालांकि ईपीएफओ ने अपने इस प्रस्ताव में ये नहीं बताया है कि किस आय सीमा तक के लोगों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। तो अगर ये 15,000 की कैप हटाई जाती है तो निचली सीमा 10,000 रुपये, 5,000 रुपये, 6,000 रुपये मासिक आय की क्या सीमा होगी ये ईपीएफओ ने नहीं बताया। अगर ये हटाई जाती है तो एक बड़ी संख्या कर्मचारियों की ऐसी होगी जो प्रोविडेंट फंड की सीमा में आएगी, प्लस जो 20 कर्मचारियों वाली सीमा है उसे भी हटाने की बात कही गई, तो बहुत छोटी कंपनियां ईपीएफओ के दायरे में आ सकती। लेकिन सरकार इसे मानेगी कि नहीं ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ये पैसा भी जब सरकार की बचतों में जाएगा तो सरकार की ब्याज देनदारी इस पर आने वाले समय में और बढ़ेगी। दूसरी चीज़, कंपनियों की तरफ से भी इस मामले में आपत्तियां आ सकती हैं, क्योंकि आमतौर पर ईपीएफओ को अपनाने वाली कंपनियां अगर बड़ी नहीं तो मझोले आकार की तो ज़रूरी हैं, और भारत में अधिकांश प्रतिष्ठान, करीब 98% प्रतिष्ठान बहुत छोटे हैं, माइक्रो स्तर के हैं, जहाँ 5 से कम कर्मचारी काम करते हैं। अगली खबर बुरी और निराशाजनक। देश में आत्महत्याओं के मामले में दिहाड़ी मजदूरों की संख्या तेजी से बढ़ रही। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि 2021 के दौरान देश में आत्महत्याओं के जितने मामले सामने आए उनमें 1/4 से ज़्यादा संख्या दिहाड़ी मजदूरों की थी। दिहाड़ी मजदूर मतलब जो रोज़ाना के हिसाब से काम करते हैं और जिनको रोज़ाना शाम को
पेमेंट मिल जाता है, आप ऐसे समझ सकते हैं। लेबर चौक पर खड़े होने वाले लोग दिहाड़ी मजदूर हैं। 2021 के दौरान देश में आत्महत्या के जो मामले सामने आए वो 1,64,000 सामने आए। इनमें से 42,000 से ज़्यादा दिहाड़ी मजदूर थे। ज़्यादा चिंता की बात यह है कि दिहाड़ी मजदूरों की आत्महत्या के मामले पिछले 8 वर्षों के दौरान हर साल बढ़े हैं। सर, ये कोविड का असर है क्योंकि ये पिछले साल के आंकड़े हैं या कोई और बात? शुभम, ये आंकड़ा बहुत चिंताजनक है और बहुत जिस डिस्ट्रेस का लेवल जो हमने पिछले 2 साल में देखा है वो हमें इस आंकड़े के सामने दिखाई दे रहा है। पहली चीज़ तो ये कि एनसीआरबी के इस डेटा में हम कृषि मजदूरों को अलग रखा गया, एग्रीकल्चर लेबर को अलग रखा गया। तो ये विशुद्ध रूप से वो डेली वेजेस कर्मचारी हैं जो गैर कृषि गतिविधियों में, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो या वो लॉजिस्टिक्स हो या बाकी कामकाज में शामिल रहते हैं। और इसमें हमने 2014 से लगातार बढ़ोतरी देखी। 2014-2015 से लेकर 2020-21 तक के आंकड़े देखें तो हमें इस जो सुसाइड रेट डेली वेज वर्कर्स का है लगातार बढ़ रहा है। ये भारत का वो हिस्सा है जिस हिस्से में ना तो इनकम की स्थिरता है, ना सोशल सिक्योरिटीज़ की स्थिरता है और ना लोगों के पास कोई इमरजेंसी फंड है। हमें याद होगा कि जब कोविड के दौरान भारत में माइग्रेशन शुरू हुआ था और उसके बाद बहुत सारे सर्वे रिपोर्ट आए थे कि जो अधिकांश लोग माइग्रेट करके गए थे उनके पास 30 दिन तक का भी इमरजेंसी फंड नहीं था। यानी उनके पास इतना पैसा नहीं था कि अगर उनकी तनख्वाह 1 महीने के लिए रुक जाए तो वो खा सकें। और ये इसमें अधिकांश लोग वो उस कैटेगरी के हैं जिनकी संख्या काफ़ी बड़ी है। और अगर आप नंबर्स के हिसाब से देखें तो टोटल सुसाइड्स में इनका हिस्सा बढ़ा है। पर एक और ट्रेंड एनसीआरबी के डेटा में और ज़्यादा चिंताजनक है कि भारत में सुसाइड्स डेथ 2021 में ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। आमतौर पर जो आंकड़ा बताता है कि 2021 में 1.64 लाख लोगों ने सुसाइड्स की हैं या आत्महत्याएं की हैं, जो 2020 की तुलना में 7.2% हैं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर आत्महत्या पूरे समाज में, पूरी व्यवस्था में आर्थिक रूप से, खासतौर से आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती। और अब यहाँ से उन सारे सवालों पर या उन सारी चीज़ों पर चर्चा शुरू होनी चाहिए कि भारत के श्रम बाजार का इनफॉर्मलाइजेशन हो रहा है, भारत में अनौपचारिक रोजगार बढ़ रहे हैं, भारत में डेली वेजेस अर्नर्स के लिए कहीं कोई सोशल सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ हमें इस पूरी घटनाक्रम से समझ में आती है शुभम, क्योंकि हम करीब से पर्सनल फिनांस के मुद्दों को देखते हैं, भारत की अधिकांश आबादी के पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं है। अधिकांश आबादी के पास ये इतना पैसा भी नहीं है कि अगर अचानक उसकी नियमित वेतन या उसकी नियमित आय या मजदूरी तक बंद हो जाए तो वो थोड़े समय के लिए सरवाइव कर सके। और ये बात सरकार के और सरकार के नीति निर्माताओं को गंभीरता से समझनी चाहिए कि ऐसा ढांचा बनाया जाए जिससे कम से कम वो जो डिसरप्शन आता है नौकरियों में, कामकाज में, इसे वो संभाल सकें। और यही इमरजेंसी फंड, यही आर्थिक आज़ादी है जिसकी मनी9 बात करता है। और मनी9 अगर आपके मोबाइल ऐप में है तो यकीन मानिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आपको आर्थिक आज़ादी के करीब ले जाएंगी, आपकी वित्तीय समझ को समृद्ध करेंगी, आप उनको जांच समझ पाएंगे। इसीलिए हमारा निवेदन है, अनुरोध है कि आपने अब तक अगर मनी9 का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ज़रूर डाउनलोड कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके लिए प्रेरित कीजिए। रिलायंस रिटेल और रिलायंस जियो के आईपीओ का इंतजार कर रहे निवेशकों का इंतजार अब और बढ़ गया है। सोमवार को रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने एजीएम के दौरान आईपीओ को लेकर सिर्फ इतनी सी बात कही कि अगली एजीएम में इसकी जानकारी दी जाएगी। पिछली एजीएम में भी मुकेश अंबानी ने यही कहा था। हालांकि रिलायंस इंडस्ट्रीज इस बार की एजीएम में मुकेश अंबानी ने ये ज़रूर कहा कि कंपनी आने वाले समय में एफएमसीजी कारोबार में उतरेगी। ये सबसे नई बात थी। लेकिन सर, आईपीओ का इंतजार करने वाले लोगों के हाथ में निराशा लगी। 2 आईपीओ हैं जिसका सबको इंतजार है, जियो का और रिटेल का। पहले जियो का आईपीओ बताइए, क्यों नहीं आया हुआ, क्या आपको लगता है? ये दुविधा और उलझन की बात थी। कल रिलायंस की पूरी एजीएम को जब हम समझने की कोशिश कर रहे थे, उससे तरह तरीके की सुर्खियां 5G के बारे में निकल रही थी। रिलायंस परिवार का जो उत्तराधिकार प्लान था, जिसमें रिलायंस मुकेश अंबानी ने अपने बेटे और बेटियों को अलग अलग कारोबार की जिम्मेदारी दी, ये सारी चीज़ें अपेक्षित थीं। सबसे ज़्यादा ज़रूरत और सबसे ज़्यादा अपेक्षा लोगों की जिस बात पर थी कि क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसके पास इतनी वैल्यू है, उस वैल्यू को अनलॉक करने के लिए, उस वैल्यू को खोलने के लिए क्या कोई नई योजना घोषित की जाएगी। हालांकि रिलायंस ने कहा कि 5 साल में उसका वैल्यूएशन डबल हो जाएगा, पर जैसी बात शुभम ने कही वो बात महत्वपूर्ण थी कि लोगों को इंतजार था कि रिलायंस जियो का आईपीओ आएगा और रिलायंस रिटेल के आईपीओ के बारे में कोई संकेत दिया जाएगा। इस साल जनवरी में रिलायंस ने संकेत दिया था कि वो इसी साल रिलायंस जियो के आईपीओ की घोषणा करेगी। रिलायंस जियो के आईपीओ का इंतजार बाजार क्यों कर रहा है? जुलाई में बर्नस्टीन ने अपनी रिपोर्ट में रिलायंस जियो का वैल्यूएशन $120 बिलियन आंका था अपने स्ट्रक्चर में। रिलायंस के
पूरे 2 साल के कामकाज में उनके 2 वर्टिकल ऐसे हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन गेन किया है। इन्हीं की इक्विटी सेल करके और इन्हीं के कारोबारों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर से विदेशी निवेश लेकर रिलायंस आई है। दुनिया के सारे बड़े फंड मैनेजर, दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी कंपनियों ने इसमें निवेश किया है। जैसे जैसे रिलायंस जियो का आरपू बढ़ रहा है, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, यानी प्रति मोबाइल उपभोक्ता से होने वाली कमाई बढ़ रही है, रिलायंस के लिए के वैल्यूएशन में बढ़ोतरी हो रही है। अब बर्नस्टीन की इस रिपोर्ट के बाद अगर आप 120 बिलियन डॉलर के आसपास की वैल्यू समझें तो कितनी वैल्यू रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर फंसी हुई है। अगर ये आईपीओ बाहर आता है तो शायद आता, या इसकी घोषणा होती तो बाजार को एक नया उत्साह मिलता और रिलायंस समूह की एक कंपनी और सामने आती। दुविधा क्या रही होगी शायद, क्योंकि रिलायंस के बड़े बैग में सब शामिल हैं और इसलिए रिलायंस का कुल वैल्यूएशन बड़ा दिखाई दे रहा है। दुविधा शायद ये रही होगी कि अभी रिलायंस को बड़े पैमाने पर निवेश करना है 5G के इन्वेस्टमेंट में। क्या रिलायंस जियो अलग होकर एक प्रॉफिटेबल कंपनी के तौर पर सामने आ पाएगा, क्योंकि अभी आरपू बढ़ा तो है पर आरपू एयरटेल से कम है। आने वाले समय में जो निवेश होने वाला है वो निवेश कंपनी के बैलेंस शीट पर किस हद तक असर करेगा, इन सवालों के जवाब हमें नहीं मिले, क्योंकि रिलायंस जियो रिलायंस का पार्ट है। लेकिन बाजार की अपेक्षा थी कि जियो का आईपीओ सामने आए और लोगों को रिलायंस समूह की इस उभरती हुई कंपनी में निवेश का मौका मिले। ये रिलायंस की एजीएम की पहली बात थी। सर, दूसरा रिटेल का आईपीओ वो कहाँ लग गया? रिटेल की आईपीओ इसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ थी जिस पर हमने कहा कि रिलायंस ने जिस अपने दूसरे बिजनेस को डाइवेस्ट किया है, दूसरे बिजनेस का इस्तेमाल किया एक पैसा जुटाने में या दुनिया से निवेश पाने में, वो रिलायंस रिटेल था। रिलायंस रिटेल का वैल्यूएशन भी अलग अलग आंकड़ों में 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर आका गया है अकेले रिलायंस रिटेल का। रिलायंस रिटेल के पास करीब अभी जो आंकड़े में चेक कर रहा था उस हिसाब से 2500 स्टोर रिलायंस रिटेल ने पिछले 1 साल में जोड़े हैं। तो यानी रिलायंस का ऑफलाइन नेटवर्क भी उतना ही बड़ा है। अगर आप व्हाट्सएप के साथ रिलायंस रिटेल या रिलायंस स्मार्ट और डेटा इंटीग्रेशन और ई-कॉमर्स इंटीग्रेशन को देख लें तो रिलायंस रिटेल के पास भी काफ़ी बड़ी वैल्यू उपलब्ध है जिसे अनलॉक किया जा सकता है और जिसके शेयर्स बाजार में दिए जा सकते हैं। इन दोनों कंपनियों से लोगों की बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन ये दोनों ही बिजनेस जितना हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि इनके बारे में अलग अलग आंकड़े नहीं उपलब्ध हैं, ये दोनों बिजनेस रिलायंस की बड़ी पोटली में या रिलायंस की बड़ी तिजोरी में तो चमकते हैं, पर ये बाहर जब निकलेंगे तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी के, इनमें इन्वेस्टमेंट के अपने चैलेंज या इशूज़ होंगे। पर इस दृष्टि से अगर आप रिलायंस की एजीएम देखें, निवेशक की दृष्टि से देखें तो रिलायंस की एजीएम ने कल निवेशकों को निराश किया, क्योंकि काफ़ी समय से रिलायंस समूह से किसी नए निवेश की, किसी नए आईपीओ की प्रतीक्षा कर रहे थे और यही सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन रिलायंस की एजीएम में थी। अब फिर अगली बैठक का इंतजार रहेगा जब शायद मुकेश अंबानी बताएंगे कि वो अपनी कंपनियों के इन कंपनियों के आईपीओ कब तक लेकर आएंगे। खैर, बात अगली एजीएम तक तो टल ही गई है। अगले सत्र में बड़े अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर चलें उससे पहले आप देखिए मनी 9 की एक स्पेशल रिपोर्ट, और आज की स्पेशल रिपोर्ट में मनोज कुमार आपको ये बता रहे हैं कि लहसुन इतना सस्ता क्यों बिक रहा है। लहसुन से भरे कट्टों को नाले में फेंकते किसानों के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि लहसुन किसानों को उनकी फसल का कौड़ियों जितना भाव भी नहीं मिल रहा, और दावा गलत भी नहीं। मध्य प्रदेश की कई मंडियों में लहसुन किसानों को प्रति किलो 2 से 3 रुपए का भाव मिला है। हालांकि उन्हीं मंडियों में लहसुन के लिए 6 रुपए से 39 रुपए तक का भाव भी मिला है, लेकिन अधिकतम भाव भी इतना ज्यादा नहीं जो पिछले साल के न्यूनतम भाव की बराबरी कर सके। देश में जितना लहसुन पैदा होता है उसका 60% से ज्यादा हिस्सा मध्य प्रदेश से आता है। पिछले 2-3 वर्षों के दौरान किसानों को लहसुन की फसल का अच्छा भाव मिला था और इस वजह से इस साल किसानों ने लहसुन की खेती बढ़ाई, फसल भी अच्छी हुई और मंडियों में सप्लाई बढ़ गई और इस वजह से भाव पर दबाव है। लेकिन सरकारी आंकड़े देखें तो उत्पादन इतना भी ज्यादा नहीं बढ़ा कि भाव पूरी तरह टूट जाए। पिछले साल के मुकाबले इस साल मध्य प्रदेश में लहसुन उत्पादन लगभग 1 लाख टन ही अधिक है। जानकार मान रहे हैं कि इस साल मंडियों में आ रहे लहसुन की क्वालिटी पिछले साल जैसी नहीं है। दिल्ली की आजादपुर मंडी में लहसुन कारोबारी सुमित सेठी का कहना है कि इस साल मंडी में हल्की क्वालिटी का लहसुन आ रहा है, जिस वजह से लहसुन का भाव पिछले साल के मुकाबले कम है। हालांकि इस साल देश से लहसुन निर्यात में जोरदार उछाल आया है
और उम्मीद है कि बढ़ा हुआ निर्यात इसकी कीमतों को सहारा दे सकता है। भारतीय मसाला बोर्ड के आंकड़ों को देखें तो जून तिमाही के दौरान देश से लहसुन निर्यात में 192% की बढ़ोतरी हुई है। अप्रैल से जून के दौरान 12,693 टन लहसुन का एक्सपोर्ट हुआ है। एक्सपोर्ट बढ़ने के साथ सर्दियों के सीजन में लहसुन की मांग बढ़ जाती है। मॉनसून सीजन खत्म होने के बाद सर्दियों की शुरुआत होगी, यानी सस्ता लहसुन शायद कुछ ही दिन का है, क्योंकि पिछला रिकॉर्ड देखें तो दिवाली के बाद कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। मनी 9 के लिए मनोज कुमार। रूस की तरफ से गैस सप्लाई में कटौती के बावजूद जर्मनी अपने गैस भंडारों को तेजी से भर रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि गैस भंडार भरने के बाद नेचुरल गैस की कीमतों में नरमी आ सकती है। जर्मनी के वित्त मंत्री ने कहा कि अभी तक जर्मनी के गैस भंडार 83% तक भर चुके हैं और सितंबर की शुरुआत तक 85% भर जाएंगे। आपको बता दें कि जर्मनी ही रूस से आयात होने वाली गैस का सबसे बड़ा कंज्यूमर है। सर, जर्मनी सबसे बड़ा कंज्यूमर है, अपने यहाँ भंडार बढ़ रहा है, ये खबर जर्मनी के लिए तो छोड़िए, पूरे यूरोप के देशों के लिए कितनी राहत वाली है? ये खबर यूरोप के देशों के लिए सबसे ज़्यादा राहत भरी है शुभम, और रूस की पूरी ऊर्जा स्ट्रेटजी के लिए ये सबसे चुनौतीपूर्ण खबर है। जर्मनी जो आमतौर पर अपनी ज़रूरतों के लिए रूस से आने वाली पाइपलाइनों में, नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन से 32 से 40% गैस जर्मनी की ज़रूरत की, चाहे वो इंडस्ट्री के लिए हो या बिजली के लिए हो या हीटिंग के लिए हो, वो रूस से आती थी। और ये माना जा रहा था कि जर्मनी की अर्थव्यवस्था रूस से नॉर्ड स्ट्रीम की सप्लाई बंद होने के बाद या रुकने के बाद चोक कर जाएगी। वैसा नहीं हुआ। जर्मनी ने एलएनजी की सप्लाई तेज़ी से बढ़ाकर अपने आप को आमतौर पर ऐसा दिख रहा है कि रूस पर गैस की निर्भरता से बिल्कुल अलग कर लिया है। और जर्मनी जैसी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अगर रूस की गैस निर्भरता से अलग होती है तो रूस के भविष्य के लिए, रूस के ऊर्जा और आर्थिक भविष्य के लिए यह खराब खबर दिखाई देती है। और 82-83% अगर रिजर्व तैयार हैं तो इसका मतलब ये माना जा सकता है कि बाकी अन्य देश भी रूस के, यूरोप के, जिनके आंकड़े हमें बाद में आगे मिलेंगे, उन्होंने भी अपने यहाँ एलएनजी की आपूर्ति और गैस की सप्लाई को ठीक करने के लिए और निर्भरता रूस पर कम करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। अब यहाँ से शायद यूरोप के देश बेहद सक्रियता के साथ और आक्रामकता के साथ इस साल के अंत से रूस की गैस और तेल की सप्लाई को पूरी तरह बंद करने के अभियान पर आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि तात्कालिक तौर पर इसका असर हमें अमेरिका के गैस बाजार पर दिखाई दिया है, क्योंकि गैस की कीमतें पूरी दुनिया में बढ़ी हुई हैं। अभी भी यूरोप में गैस की कीमतों पर दबाव बना हुआ है, इसलिए अमेरिका में गैस की कमी नहीं है, लेकिन अमेरिका के बाजार में भी गैस की कीमतों में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। और वो एक और वजह है अमेरिका में महंगाई में उस तरीके की कमी ना होने की जिसकी उम्मीद की जा रही थी। सर, इस बीच कच्चे तेल की कीमतों में कल तेजी देखी गई, $105 तक भाव पहुंच गए थे। हालांकि अभी 2.5-3% की गिरावट है। कच्चे तेल में ये उबाल कल क्यों आया? कच्चे तेल की कीमतों में हम लोग लगातार शुभम चर्चा कर रहे हैं, मनी सेंट्रल के दर्शकों को बता रहे हैं कि सऊदी अरब और ओपेक देश आमतौर पर लगभग उत्पादन में कटौती की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये संकेत 2-3 दिन 4 दिन पहले से थे। बाजार को और स्थायी रूप से इस बात के संकेत मिले, और इसके अलावा अमेरिका में जो रिजर्व्स थे उन रिजर्व्स को मैनेज करने के लिए रिजर्व्स में कमी के कारण भी उनका असर भी हमें कच्चे तेल की आपूर्ति पर दिखाई दिया। इधर जैसे जैसे यूरोप की निर्भरता अरब के कच्चे तेल पर या मध्य पूर्व के कच्चे तेल पर बढ़ रही है, और ओपेक देशों के पास और सऊदी अरब के पास एक मजबूत सौदेबाजी की, बार्गेनिंग की पावर भी आ रही है। और इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि कच्चे तेल की मंदी की संभावना भले ही गहरी हो जाए, कच्चे तेल की कीमतों को निर्धारित लेवल से नीचे नहीं आने दिया जाएगा। ऐसा ओपेक देश करेंगे। जो संकेत दिखाई दे रहे हैं कि सऊदी अरब के मिनिस्टर ने तो साफ साफ कहा था कि नए राउंड के जो आउटपुट कट्स हैं, उत्पादन कट्स आने वाले हैं, और जब सऊदी अरब अपने उत्पादन में कमी करेगा तो ओपेक के बाकी देश उसे फॉलो करेंगे। बिल्कुल। आर्थिक संकट में फंसे श्रीलंका ने अपनी सरकारी एयरलाइन के निजीकरण का फैसला लिया है। सोमवार को श्रीलंका की तरफ से कहा गया कि वह घाटे में चल रही एयरलाइंस में और पैसा झोंकने की स्थिति में नहीं है। श्रीलंका एयरलाइंस पर करीब $1.22 अरब का कर्ज है और श्रीलंका की सरकार उसमें 49% हिस्सा बेचने की तैयारी कर रही है। सर, बिक पाएगी एयरलाइंस? देखना मुश्किल है क्योंकि आमतौर पर जब कोई देश कर्ज के संकट में डूबते हैं तो एसेट्स की सेल शुरू होती है। हमने ग्रीस में भी देखा था, ताज़ा फिलहाल अर्जेंटीना में देखा था, और श्रीलंका में भी वो प्रोसेस शुरू हो रहा है। श्रीलंका की सरकार करीब 49% है निर्णायक हिस्सेदारी पूरी इस कंपनी की बेचना चाहती है, और इसके 2 हिस्से हैं। इसकी एयरलाइन कैटरिंग और ग्राउंड हैंडलिंग यूनिट है जिन्हें बेचा जाएगा। और ये बात श्रीलंका के एविएशन मिनिस्टर ने, वहाँ के उड्डयन मंत्री ने स्पष्ट रूप से कही है। श्रीलंका की
एयरलाइंस को अमीरात की एयरलाइंस की मदद से चलाया जाता रहा है। अमीरात की एयरलाइंस ने इसे चलाने की कोशिश की थी। इस एयरलाइंस का घाटा करीब करीब 372 बिलियन श्रीलंकन रुपीज़ में है। और अब जबकि देश में तेल की भी किल्लत है, दवाओं की भी किल्लत है, टूरिस्ट का इन्फ्लो भी पूरी तरह रुक चुका है। इसका मैनेजमेंट कंट्रोल 2009 में श्रीलंका की सरकार ने अमीरात से लिया था, नहीं तो इससे पहले अमीरात की वायु सेवा इसे चलाती थी। तो जो चर्चा चल रही है वो माना जा रहा है कि अगर सरकार इसे बेचना चाहेगी तो शायद अमीरात की एयरलाइंस या अमीरात का फंड इसमें में बड़ा निवेशक हो सकता है। बाढ़ की त्रासदी का सामना कर रहे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ से राहत मिली है। आईएमएफ ने सोमवार को पाकिस्तान के लिए 1.1 अरब डॉलर की किस्त को मंजूरी दे दी है। इधर पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापार खोलने की बात कही है। बाढ़ की वजह से पाकिस्तान में खड़ी फसलों को भारी नुकसान हुआ है और उसके वित्त मंत्री ने कहा है कि भारत से सब्जियां तथा खाद्य वस्तुओं के आयात की योजना बनाई जा रही है। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते खत्म कर दिए थे। चलते चलते आपको एक जानकारी और देता हूं। वो जानकारी ये है कि अब अगला मनी सेंट्रल आएगा बृहस्पतिवार को। कल गणेश चतुर्थी की छुट्टी है, इस वजह से कल मनी सेंट्रल नहीं आएगा। लेकिन कल एक चीज़ आएगी। क्या आएगी? जीडीपी के आंकड़े आएंगे। जीडीपी के आंकड़े कैसे आ सकते हैं, उनको कैसे प्रीएम्प्ट किया जा सकता है, ये बताएंगे अंशुमान जी। हाँ, कल हम लोग मनी सेंट्रल लेकर आपके पास नहीं आएंगे, लेकिन कल जीडीपी के आंकड़े आएंगे और आपकी अपेक्षा रहेगी कि मनी सेंट्रल में उसका विश्लेषण करें, क्योंकि कल गणेश चतुर्थी की छुट्टी है। हमारी टीम भी गणेश चतुर्थी मनाएगी, बाजार भी बंद है, तो इसलिए हम जीडीपी के आंकड़ों का विश्लेषण परसों करेंगे। लेकिन हम एक चीज़ आपको बताएं कि आप कल के आंकड़े हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल पैदा कर सकते हैं। इस बात का आकलन किया जा रहा है कि अप्रैल से जून की तिमाही में भारत की आर्थिक विकास दर 14.5% से 15% के आसपास रह सकती है और ये बढ़ोतरी आपको पिछले साल के बेस इफेक्ट का नतीजा दिखाई देगी। तो अगर आप आंकड़ों को करीब से कल पढ़ना चाहें तो आप ये ध्यान रखें कि भारत के इस तिमाही की जीडीपी विकास दर को उसके एब्सोल्यूट नंबर में कि वस्तुतः कितने लाख करोड़ का जीडीपी इस तिमाही में आया है, इसे समझने की कोशिश करें। क्योंकि अप्रैल जून की तिमाही में भारत का जीडीपी 32.46 लाख करोड़ रुपए था, जो अप्रैल जून 2019 में 35.49 लाख करोड़ रुपए के जीडीपी से कम था, यानी उसमें गिरावट आई थी। इस बार ऐसा माना जा रहा है कि भारत की इस तिमाही में जीडीपी का आंकड़ा लगभग 37.4 लाख करोड़ रुपए के आसपास आएगा, यानी 19 से ज़्यादा होगा। हाँ, उससे ज़्यादा होगा। और इस हिसाब से अगर आप पिछले साल से देखें तो नेट लेवल पर 1% या 1 से 1.5% की बढ़ोतरी हमें जीडीपी में वास्तविक तौर पर दिखाई देगी बेस इफेक्ट निकालकर। अगर जीडीपी की विकास दर 15.2% के आसपास आती है, अगर आप अप्रैल जून 2021 के आंकड़े के हिसाब से कंपेयर करेंगे। देखिए, बेस इफेक्ट का एक सूत्र आपको बताता हूँ। बेस इफेक्ट में अगर किसी चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना है तो क्या कीजिए, उससे पहले वाले साल का एब्सोल्यूट नंबर देख लीजिए। जैसा अंशुमान जी ने बताया ना, उससे पहले 35 लाख करोड़ था। अगर 37 लाख करोड़ होता है तो 35 से 37 का आप अंतर देखिए, ना कि जो नीचे गिर के 32 से 37 है वो आपको बड़ा दिखेगा। तो बेस इफेक्ट को डिसॉल्व करने का एक सीधा सा फॉर्मूला है कि उससे पहले वाले साल का आप एब्सोल्यूट नंबर देखिए। फिलहाल आज के मनी सेंट्रल में इतना ही। अगली मुलाकात आपसे होगी बृहस्पतिवार को शाम को 7 बजे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।